नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 30 है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनसांख्यिकी अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? तो कौन सी संस्था भारत को जनसांख्यिकी अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है, वो कौन सी संस्था है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें और बताएं। तो 26 का डी आपका सही है। 26 का डी मतलब एक व दो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष भी है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष यह पहला चरण प्रारंभ किया गया है? तो 1997 में विकल्प डी जो है वो आपका सही है। 27 का डी। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण सन 1997 में शुरू किया गया है। बाल स्वास्थ्य का अर्थ गर्भधारण से जन्म और उसके 5 साल की उम्र की देखभाल है। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों के स्वास्थ्य पर स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्रामर टीम नज़र रखती है और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल स्वास्थ्य टीम में सदस्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई है? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई है? तो 28 का सी 2005 में लागू हुई है। जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 में लागू हुई है। 28 का जो सी है वो आपका सही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। 28 का सी। प्रश्न 29 देखिएगा। दहेज प्रथा के निम्न दुष्परिणाम हो सकते हैं। दहेज प्रथा के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं आप बताएं। तो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम आपके हो सकते हैं बालिका वध भी हो सकता है, और फिर आपका हत्या एवं आत्महत्या दृढ़ग्रस्तता एवं उपयुक्त सभी होगा विकल्प डी। ये सभी दहेज हत्या के परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न 30 देखिएगा। मोतीझरा जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, टाइफाइड को ही मोतीझरा कहते हैं, का संक्रमण काल कितना होता है? मोतीझरा जो रोग होता है उसका संक्रमण काल कितना होता है? तो 7 से 21 दिन। 7 से 21 दिन। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। 30 का सी। मोतीझरा का संक्रमण 7 से 21 दिन का होता है। टाइफाइड से कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है। आंतों में सृजन और घाव हो जाते हैं, जिसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक के विषाणु का क्या नाम है? 31 का बी। चेचक के विषाणु का नाम है बैसिला जोस्टर वायरस। बैसिला जोस्टर वायरस। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। चेचक की विषाणु जनित रोग है। चेचक की विषाणु का नाम बैसिला जोस्टर है। इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरसला मेजर, वायरसला माइनर। इस रोग से अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो 32 का डी गाजर। गाजर जो है कैल्शियम का स्रोत नहीं है। गाजर जो है कैल्शियम का स्रोत नहीं है गाजर। पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 मिलीग्राम होती है। अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 मिलीग्राम होती है। पनीर में 721 और अंजीर में 35 मिलीग्राम। और गाजर में जो होती है यह कैल्शियम का स्रोत ही नहीं होता है, इसमें कैल्शियम पाया ही नहीं जाता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा। निम्नलिखित में से अन्य को एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो कौन सबसे भिन्न है ये आपको बताना है। तो देखिए ये चेचक वायरस होता है, खसरा भी वायरस होता है, बुखार भी आपका वायरस जनित रोग है, लेकिन जो आपका मस्तिष्क ज्वर है यह वायरस जनित रोग नहीं है। मस्तिष्क ज्वर जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाला सृजन है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह सूजन वायरस
बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हो सकता है। मतलब वायरस का भी इसमें, वायरस और बैक्टीरिया दोनों का यूज होता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? मादा एनोफिलीज। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो तपेदिक जो है वो आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग हैं, जबकि तपेदिक जो है जीवाणु द्वारा होता है। प्रश्न 36 देखिएगा, प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना इसमें से किसका संकेत है? जात विष्टा न निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है, ये आपको बताना। तो 36 का सी, हिरसंग स्प्रंग रोग। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना किसका संकेत है? तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, प्रसव के कितने दिन बाद मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? मातृ मृत्यु दर मानी जाती है 37 का डी, 42 दिन बाद। विकल्प डी जो है आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मातृ मृत्यु दर की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के तहत माताएं जो गर्भकाल या प्रसव के बाद मृत्यु हो जाती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो 42, विकल्प डी जो है आपका सही है, 42 दिन माना जाता है। प्रश्न 38 देखिएगा, गर्भाशय गिरवा की अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है ये आपको बताना है। तो यह है सेरेक्लेज। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, सेरेक्लेज। गर्भाशय क्रिया की अवधारणा की अक्षमता के मामले में रोकथाम और गर्भपात के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे सेरेक्लेज कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 39, शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है, वह क्या इंगित करता है? तो विकल्प डी, प्लेसेंटल सेपरेशन। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना कहलाता है। नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना क्या कहलाता है? तो वह 40 का बी आपका सही है, एफ्लेरेटियो प्लेसेंटा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 40 का बी। समय से पहले सामान्य प्लेसेंटा का अलग होना एफ्लेरेटियो प्लेसेंटा कहलाता है, जिसके कारण बच्चा ऑक्सीजन व पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है? तो प्रश्न 41 का सी, प्यूपेरा कहा जाता है। 41 का सी, महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे प्यूपेरा कहा जाता है। एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म देना स्वाभाविक है। गर्भावस्था के दौरान महिला को खुराक इस प्रकार होनी चाहिए जिससे बढ़ रहे भ्रूण, माँ के स्वास्थ्य का रखरखाव, प्रसव के दौरान आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य एवं सफल स्तनपान कराने के लिए क्रिया आवश्यक की पूर्ति की जा सके। तो विकल्प सी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, घरेलू हिंसा का लक्षण क्या है? घरेलू हिंसा में शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, गाली देना आदि सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो 42 का जो डी है वो वापस सही है, उपयुक्त डी, 42 का डी। प्रश्न 43 देखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता शामिल है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के तहत निम्न विशेषता शामिल है, ये बताएं। तो देखिए, बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में बना। बाद में सन 1949, 1978, 2006 में इसे संशोधन किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों की विवाह की उम्र जो है 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 43 का बी। प्रश्न 44 देखिएगा, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, किसने कहा था? भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। विकल्प सी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? प्रश्न 45 का सी, माता का पक्ष। विकल्प सी जो है अब आपका सही है। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष जो होता है माता का पक्ष होता है, क्योंकि माँ की ममता, करुणा, त्याग और संस्कार मूर्ति माना जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, 46, परिवार की शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? 46 का बी, 46 का जो बी है वो आपका सही है।
परिवार की शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधि का हिस्सा निकटवर्ती माहौल होता है। 46 का बी। परिवार की शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधि का हिस्सा जो होता है निकटवर्ती माहौल होता है। 46 का बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? 47 का जो सी है वो आपका सही है। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, यह स्टेप हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडार तापमान क्या है? पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडार तापमान क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। एक पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि सीसी पर दर्शाई गई समाप्ति तिथि तक 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं होने पर वैक्सीन शक्तिशाली होता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास अवधि को क्या कहा जाता है? जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की जो विकास अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न 49 का बी आपका सही है, शैशवावस्था बोला जाता है। विकल्प बी। प्रश्न 50 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? जिज्ञासु आयु कौन सी उम्र कहलाती है? तो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासा बस करते हैं, तो यह जिज्ञासु आयु कहलाती है। विकल्प डी, 50 का डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुफ्ती का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। धन्यवाद।